हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स देख रहे हैं। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जैसे चीन की यात्रा हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और जासूसी के डर से ट्रंप और उनके मंत्रियों ने गिफ्ट पिन मोमेंटो ये सब कुछ डस्टबिन में फेंक दिया। काफ़ी चर्चा है दुनिया भर में इसकी, ये सब जानेंगे डिटेल में। अ, कई और भी टॉपिक हैं, जैसे पुदुचेरी के नए सीएम बने हैं 5वीं बार। तमिलनाडु में नए सीएम बने हैं। असम में भी दूसरी बार हालांकि वहाँ सीएम बने हैं हेमंता। पश्चिम बंगाल में नए सीएम हैं। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। सेटेलाइट टैग किए गए जो गंगा सॉफ्ट शेल कछुए थे, उनको छोड़ा गया। पहली बार ये इन कछुओं पर टैग लगाया गया है। बेमौसम आंधी तूफान आया, 111 लोगों की मौत हो गई है किस राज्य में। खुदरा महंगाई दर की बात करेंगे, थोक महंगाई दर की बात करेंगे, जो कि पिछले 3.5 साल में सबसे ज़्यादा है, और इसका इफेक्ट अगले 1-2 महीने में जनता को दिखेगा। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है। चाबहार पे महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। और खास डायनासोर की भी बात करेंगे जो मिला है, ठीक है, उसके जीवाश्म मिले हैं। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जासूसी के डर से ट्रंप और उनके जो प्रतिनिधिमंडल था, उसने किस देश का दौरा खत्म करते समय सारे गिफ्ट पिन छोटे मेमोटो ये सब कुछ कूड़ेदान में फेंक दिए। मैंने पहले ही बताया, आंसर होगा इसका चाइना। और ये न्यूज़ देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस ने, हिंदू ने, और दुनिया भर के तमाम अखबारों ने, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या भारत हो, सबने इस पर खबरें बनाई हैं कि क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम ने ऐसा किया है। तो वजह यही है, जासूसी। तो देखिए, ट्रंप की पूरी डेलीगेशन गया था। ट्रंप के बहुत सारे मंत्री साथ में थे, और इसके अलावा अमेरिका के बिजनेसमैन ढेर सारे थे। तो बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब वो वापस लौट रहे थे, तो राष्ट्रपति का जो विमान है एयरफोर्स वन, उस पर सवार होने से पहले जो भी कुछ हुआ, दुनिया के मीडिया ने मतलब इसका ध्यान खींचा। तो 15 मई को जब डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो प्रतिनिधिमंडल है वो लौट रहा था, तब बीजिंग एयरपोर्ट पर जो विमान की सीढ़ी थी उसके पास में डस्टबिन रखा गया था। और उस डस्टबिन में मतलब विमान में चढ़ने से पहले तमाम जो सुरक्षा अधिकारी थे, स्टाफ थे, पत्रकार भी, इसके अलावा जो तमाम जो बिजनेसमैन थे, उन सब ने अपने तमाम सामानों को, गिफ्ट को, पिन को, छोटे छोटे सामान को भी वो सब डस्टबिन में फेंक दिया। और सख्त आदेश भी मिला था। न्यूयॉर्क पोस्ट जो अखबार है उसकी वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं एमिली गुडिन, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इस निर्देश का साझा किया और कहा कि नथिंग फ्रॉम चाइना अलाउड ऑन द प्लेन, मतलब चीन का कोई भी जो सामान है ना, कोई भी चीज़ है, विमान पर ले जाने की अनुमति नहीं है। कौन कौन सी चीज़ फेंकवाई गई है, जैसे चाइनीज बर्नर फोन्स, गैजेट्स, सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ये सब मतलब ये दिए गए थे तमाम अधिकारियों को, सबको, ठीक है। अस्थायी तौर पर क्लीन बर्नर फोन दिए गए थे। विमान पर चढ़ने से पहले इन सबको जो है नो डिस्पोजेबल मतलब डिस्पोज किया गया इन डब्बों में। यहाँ तक कि जो विजिटर बैज था, पहचान पत्र था, पास दिए गए थे, लैपल पिंस थे छोटे छोटे, ठीक है, स्मृति चिन्ह थे, मेमेंटो। और इसके अलावा चीनी सरकार या चीनी अधिकारी के द्वारा जो कूटनीतिक शिष्टाचार के तहत जो बहुत सारे गिफ्ट दिए गए थे, वो सब कुछ वो छोड़ दिए गए। हालांकि कुछ अपवाद भी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने साथ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा जो निजी तौर पर दिया गया था ना, चीन के गुलाब का बीज, तो उसको लेकर आए हैं और उसको व्हाइट हाउस में वो लगाना चाहते हैं। उसके अलावा कुछ भी चीन का नहीं लाया गया। बर्नर फ़ोन क्या है? देखिए, वो जो पुराना फ़ोन हम लोग इस्तेमाल किया करते थे ना, आज से 15-20 साल पहले, उस वैसा फ़ोन जो ऐसा नियम है वहाँ पर कि जो पश्चिमी देश यानी अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के जो देश है ना, या यूरोप के देश के जो नेता हैं, जब वो चीन या रूस के आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं, तो परमानेंट जो उनका फ़ोन होता है ना, उसको वो घर छोड़ के आते हैं या फिर विमान में ही छोड़ देते हैं। और विशेष रूप से डिस्पोजेबल ये बर्नर फोन्स जो सिंपल सा है, उसको ले जाते हैं और यात्रा ख़त्म होते ही नष्ट कर दिया जाता है, ताकि जो चाइनीज़ नेटवर्क है उसके अंदर कोई भी ट्रोजन होर्स या मेलवेयर ये सब नहीं डाला जा सके इसमें। मुख्य कारण यही है कि जासूसी, निगरानी, ये सब का डर रहता है
स्पूफिंग का डर रहता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जैसे जो सीक्रेट सर्विस है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा करता है, तो उसका मानना ये होता है कि चीन जो है ना वो तकनीकी और साइबर निगरानी में बहुत ही हाई लेवल पर है। तो चीन के द्वारा किसी भी साधारण से दिखने वाले जो स्मृति चिन्ह है, पिन है, बैज है या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस है, माइक्रोचिप, तो ये सब जो है ना वो उसमें मालवेयर छिपे हो सकते हैं। और ये सब क्या है? ये गहरा अविश्वास का प्रतीक है। कूटनीतिक रूप से कैमरे के सामने दोनों नेता यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप वो बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं इस तरीके से, ये ओके इस तरह से। लेकिन अंदर में कुछ और चल रहा होता है, डर चल रहा होता है कि मतलब जासूसी ना हो जाए। हालांकि ये पहली घटना नहीं है जिसकी इतनी चर्चा है दुनिया भर में। देखिए खासतौर पर रूस और चीन जैसे जो महाशक्तियां हैं अ, उसको लेकर हमेशा तमाम जो पश्चिमी देश हैं अमेरिका सहित उन सब का गहरा अविश्वास रहा है। लंबा इतिहास है इसका। अगर हम आपको पुरानी बात करेंगे 2018 का हेलसिंकी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उस समय फिनलैंड के हेलसिंकी में जब डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, तब पुतिन ने ट्रंप को आधिकारिक तौर पर एक फुटबॉल गिफ्ट की थी। और जब खुफिया एजेंसियों ने इसकी जांच की तो शक हुआ और अंदर मतलब उनको लगा कि ट्रांसमीटर हो सकता है। बाकायदा एक्सरे किया गया और बाद में पता चला कि एडिडास कंपनी की एक साधारण सी एनएफसी चिप थी। हाँ, लेकिन फिर भी पूरी तरह से जांचा गया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन चिप मिला था। ठीक है, वो कंपनी की ओर से ही चिप लगा हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जीरो टॉलरेंस ये आर्किटेक्चर पे काम करते हैं ये लोग कि काउंटर इंटेलिजेंस में नियम है कि जब तक कोई वस्तु 100% उसकी तकनीकी जांच ना हो जाए तब तक उसको सुरक्षित माना नहीं जा सकता है, चाहे वो किसी राष्ट्राध्यक्ष ने ही क्यों न दिया हो, क्योंकि बहुत सारी जासूसी भी हो सकती है। कई बार एक बार तो ऐसा भी आरोप लगे थे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बाथरूम का इस्तेमाल किया और वहां पर जासूसी सामान रख दिया इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने। इस तरह की सारी कहानियां जो ना बातें चलती रहती हैं। तो आज की इस तकनीकी दौर में छोटा से छोटा कोई भी जो इक्विपमेंट है, कोई भी चीज़ है, उसमें माइक्रोचिप लगाया जा सकता है और ये खतरा अमेरिका को भी रहता है। तो एयरफोर्स वन जो अमेरिका का के राष्ट्रपति का विमान होता है और वहाँ पर संवेदनशील जो जगह है वहाँ पर ऑडियो रिकॉर्ड ना हो जाए, सैटेलाइट के जरिए निगरानी ना हो जाए, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही सतर्क रहते हैं और ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। इसलिए काफ़ी चर्चा यहाँ पर ये रही है। हालांकि दुनिया के तमाम देश जो है ना वो सब ये जासूसी को लेकर सुरक्षित खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ संवेदनशील मामला लगता है वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जो बीजिंग शिखर सम्मेलन हुआ अमेरिका और चीन के बीच में, उस दौरान ट्रंप और जिनपिंग ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए किस नए दृष्टिकोण को स्वीकार किया है? क्या कहेंगे हम इसमें से? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता। ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, इस बात को नजर रखा गया है। देखिए चीन की जब यात्रा हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, तो इस पर नजर पूरी दुनिया की थी शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि मतलब दुनिया भर की भलाई थी भारत सहित कि दोनों देश जो है ना वो आपस में तालमेल उनका बेहतर रहे। ठीक है, और ये सब कुछ सफल ही रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब वापस लौटे हैं तो उन्होंने कहा, तो 13 से 15 मई तक डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपने दूसरे कार्यकाल में कहिए चीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई टेक्स्ट आधिकारिक राज्य यात्रा पर स्टेट विजिट पर थे वहाँ पर। इस दौरान जो चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो वो दोनों द्विपक्षीय संबंधों को संभालने के लिए नए विजन की को लेकर सहमति जताई है और इसी का नाम रखा गया क्या? रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सहयोग का मुख्य आधार बनाना, मतभेद जो हैं उसको जो है सीमाओं के अंदर रखना, और दोनों जो महाशक्ति हैं उनके बीच में सीधे सैन्य और राजनयिक जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर मजबूत करना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीन है, चीन में जो विजिट हुई है काफ़ी चर्चा रही है।
कई सारी चीज़ों पर महत्वपूर्ण चर्चा ये भी हुई है, जैसे कि सैन्य आपूर्ति को लेकर बातचीत हुई, जैसा कि बाहर बातचीत आई है। जो मीटिंग हुई उसमें ट्रंप के अनुसार शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हुए हैं कि चीन जो है ना वो ईरान को कोई भी सैन्य उपकरण या हथियार आपूर्ति नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहाँ पर दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि ऊर्जा मुक्त प्रवाह के लिए हॉर्मुज डल जमडो मध्य जो है ना वो खुला रहना चाहिए। और चीन ने इस क्षेत्र को, यानी जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहाँ पर डीमिलिटराइजेशन की मांग की है, क्योंकि देखिए चीन का लगभग आधा कच्चा तेल जो है ना वो इसी मार्ग से आता है। भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ से आता है और वो चौक है इस वक्त बंद है। तो इस बीच में प्रतिबंधों को लेकर भी ढील के संकेत दिए हैं ट्रंप ने। ठीक है, लेकिन एक तरह से जो जिनपिंग है, शी जिनपिंग, उन्होंने मतलब खुद को दिखाया है एक तरह से इसमें कि महाशक्ति जो है ना वो आर्थिक महाशक्ति और सैन्य महाशक्ति वो अमेरिका के साथ साथ चाइना भी है। ठीक है, और इस बीच में वियतनाम को लेकर, वियतनाम नहीं आपको चाइना हो गया, और इसके एक और मैप से ही चलते हैं, चाइना, और इस तरफ जो आपका ताइवान है, ताइवान, ताइवान को लेकर भी ये हुआ कि ट्रंप ने कहा और उनके मंत्रियों ने कहा कि हम ठीक है, ताइवान पर जो हम हमारी जो पुरानी नीति थी हम उस पर डटे रहेंगे। मतलब कि अमेरिका ने भी माना हुआ है वन चाइना पॉलिसी, मतलब कि अमेरिका भले ही ताइवान को हथियार, जहाज, ये सब कुछ देता है, लेकिन अमेरिका की ये नीति है कि वन चाइना पॉलिसी, एक तरह से मतलब चीन और ताइवान जो है ना वो एक ही हैं ये मानता है। तो एक तरह से इस पूरे मसले पर जो ताइवान को लेकर जो विवाद था उसको भी समेटने की कोशिश ट्रंप ने ये की है। और कई सारे सौदे की भी बात हुई है, जैसे विमान सौदा, इसके अलावा एग्रीकल्चर सौदा। दरअसल जब से ये दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड वॉर हुआ उसके बाद क्या हुआ कि बोइंग के जो विमान है वो खरीदने पर बैन लगा दिया चाइना ने कि हम नहीं खरीदेंगे करीब 200 से अधिक विमान। तो अब ये बात हुई कि ठीक है, जिनपिंग ने कहा है कि हम खरीदेंगे, ऐसी बात सामने आई है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी चर्चा हुई कि जो उन्नत तकनीक है वो आतंकवादी समूहों को नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बातचीत ये भी सामने आई है। ठीक है, तो इस टीम में एक खास बात एक आपको बताऊं कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी थे। मार्को रूबियो पर चीन ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि वो अमेरिका नहीं, मतलब वो चीन नहीं आ सकते, मार्को रूबियो। लेकिन इस यात्रा के लिए विशेष अनुमति कैसे दी गई, उनके नाम के स्पेलिंग को चेंज कर दिया गया, मतलब प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है, दूसरे स्पेलिंग से उनको विजिट के लिए परमिशन दे दी गई। ठीक है, तो मतलब चीन ने अपनी मर्जी से, मतलब अपने सुविधा के अनुसार ये एक तरह से परमिशन दी है मार्को रूबियो को कि वो आ सकते हैं। ठीक है, बाद में वो अपनी नीति को इसको टैकल भी कर सकते। दरअसल क्यों बैन लगा हुआ था मार्को रूबियो पर, क्योंकि जब वो सांसद थे, वहाँ के सीनेटर थे, तो उन्होंने चीन के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, उसी को लेकर मतलब विदेश मंत्री बनने से पहले ही ये प्रतिबंध लगाने की लगा दिया था चाइना ने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। एक और बात आपको बताऊं कि दोनों जो नेता हैं ट्रंप और जिनपिंग, उन्होंने बीजिंग के ऐतिहासिक टेम्पल ऑफ हेवन और इसके अलावा झोंग ना नहाई गार्डन उसका भी वहाँ पर विजिट किया और दौरा किया वहाँ पर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा। और हाँ, ये शार्प लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले पर मिल जाएगा और वहाँ पर करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कराई जाती है। अभी कुछ छूट चल रही है, सेल चल रहा है, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दो तरह के मेंबरशिप बैच है, कि ISPCS के लिए है ये वाला, और उसमें करंट अफेयर्स पूरी तैयारी होती है, और दूसरा है बेसिक वाला जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है। इसमें PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट ये सब मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ मिलता है। पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं, अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहता है, एग्जामिनेशन से संबंधित टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिल जाता है आपको इसमें, तो ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कि N रंगास्वामी, उन्होंने कौन सी बार मई 2026 में पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री की शपथ ली है? आंसर क्या होगा? 5वीं बार, 5th टाइम उन्होंने शपथ ली है।
ठीक है, तो वो AINRC के संस्थापक एक पार्टी है, AINRC। और एनडीए की सरकार है, मतलब एनडीए का ही एक गठबंधन है। ठीक है, तो 13 मई को उन्होंने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए के गठबंधन की सरकार बनी है। यहाँ पर पुदुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कैलाशनाथन, उन्होंने ये शपथ दिलाई है। पुदुचेरी एक खास चीज़ है। ठीक है, पहले इसको पांडिचेरी कहा जाता था। ये केंद्र शासित प्रदेश तो वही है। और आपको बताऊं कि लगभग 280 वर्षों तक यहाँ पर फ्रांसीसी शासन रहा है। 1954 में ये भारत का हिस्सा बना था। और आज भी वहाँ की जो वास्तुकला है, सड़कें हैं, खान पान है, वो सब फ्रेंच जो संस्कृति है उसकी झलक देखने को मिलती है। और ये खास बात है कि पुदुचेरी जो है ना, वो कोई एक जगह नहीं है, मतलब अलग अलग 4 जगहों को मिलकर बना हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से सब अलग अलग हैं। आप जैसे एक चीज़ देखिएगा कि पुदुचेरी का जो मुख्य शहर है, जो कि तमिलनाडु राज्य से यहाँ घिरा हुआ है, इधर पुदुचेरी। फिर कराईकल है, ये भी तमिलनाडु में है, इस तरफ है, दूसरी तरफ देखेंगे। फिर है क्या, यनम, ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इस जगह पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जो जिला है उसके पास में। फिर एक माहे है जो कि केरल के पास में स्थित है। तो ये अलग अलग लोकेशन में ये पुदुचेरी है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो एक खास तरह का है जिसका जो भौगोलिक भौगोलिक जो स्थिति है वो एक जगह नहीं है, सब अलग अलग राज्यों से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जो कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता भी हैं? तो नाम क्या है? सी जोसेफ विजय। ठीक है, मुझे लगता है सबको पता ही होगा। और उनकी पार्टी का नाम है TVK। पूरा नाम है पार्टी का क्या? तमिलागा वेत्री काड़गम। ठीक है, तो ये शपथ ग्रहण के बाद की तस्वीर देख रहे हैं। और शपथ ग्रहण के समय की तस्वीर ये देख लीजिए। तो इन्होंने शपथ ली है। राज्यपाल यहाँ के हैं तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर। तो उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और खास बात है कि पिछले 5 दशकों में ये पहली बार है जब तमिलनाडु में जो सत्ता है वो न तो DMK के पास है, न AIDMK के पास है। मतलब हमेशा सत्ता कभी DMK कभी AIDMK के पास रहती थी। लेकिन अब नई पार्टी पिछले 2 साल पहले बनी TVK, और उसकी सरकार बनी है। और इसको समर्थन कांग्रेस ने दिया है और कुछ अन्य पार्टियों ने भी इनको समर्थन दिया है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात, पूरा नाम है इनका विजय का जोसेफ चंद्रशेखर विजय, या जोसेफ विजय चंद्रशेखर कह सकते हैं। और पॉपुलर हैं काफ़ी फिल्मों के, थलपति के नाम से भी जाने जाते हैं ये। ओके, राजनीति से पहले ये तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थे। इनकी बहुत सारी फिल्में हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं इनकी फिल्में, कई सारी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असम के इतिहास में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन बने हैं? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो ये हैं लगातार दूसरी बार बने हैं। 12 मई को इन्होंने शपथ ग्रहण जो है ना वो किया है। और असम के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी कहेंगे जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद संभाल रहे हैं। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर मौजूद थे। और पूरा कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री वगैरह थे वो सब भी वहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है, तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो ऐलान किया था ना कि लोग कम ईंधन का खर्च करें, उस दौरान वो पूरे देश के एनडीए की सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ, काफिले के साथ वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। असम जो है ना वो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है उसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। और शार्प लर्निंग ऐप के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली जो सरकार बनी है उसके मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है पहली बार बीजेपी की वहां पर सरकार बनी है। तो 9 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यहाँ के जो गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ राज्य के इतिहास में पहली बार है जब बीजेपी सत्ता में आई है। ठीक है, तो इस दौरान तमाम करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे इस दौरान।
ठीक है। तो शुभेंदु अधिकारी पहले वो कांग्रेस में थे, उसके बाद फिर टीएमसी में गए थे, उसके बाद फिर बीजेपी में चले गए थे। अविवाहित हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री पहली बार वो बने हैं पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने मई 2026 में गोल्ड पर आयात शुल्क एआईडीसी सहित 6% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो 15% कर दिया है। ठीक है, तो ये है। लेकिन अगर आप कुछ और टैक्स जो हैं वो सबको जोड़ देंगे तो ये 18.4% हो जाएगा ये टैक्सेस उस पर। तो ये क्या है कि सरकार ने कोशिश की है कि जो सोने के खरीद से जो हमारा जो विदेशी मुद्रा जो लॉस होता है उस पर कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपील भी की थी कि 1 साल तक सोना ना खरीदे भारतीय। और उसी के बाद भारत सरकार ने क्या किया कि ये जो ड्यूटी है ना उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो कैसे कैसे है देखिए, एक तो बुनियादी जो सीमा शुल्क है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो पहले 5% थी, उसको अब बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% कर दिया है। जो कस्टम ड्यूटी है एक और है, उपकर है। ठीक है, कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर पहले 1% लगता था, अब उसको 5% कर दिया। तो इस तरह से ये जो है ना वो ड्यूटी 15% हो गई है। लेकिन इसके अलावा भी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है जो 3% है, वो यथावत है 3%। ठीक है, इस तरह से ये जो प्रभावी तो टैक्स हो जाता है वो 18.4% हो जाता है सोना चांदी पर टोटल टैक्स अगर हम कहेंगे तो। ये सरकार ने कहा है कि ज़रूरी था। भारत में सोना बहुत खरीदते हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है माना जाता है ये। और सोने की मांग को पूरा करने के लिए विदेश से खरीदना पड़ता है, डॉलर खर्च होता है, और जब ज़्यादा डॉलर जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनता है। और ऐसे वक्त में जब एक्सपोर्ट हम कम कर पा रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस वजह से और अर्थव्यवस्था में जो महंगाई बढ़ने वाली है और जो सरकार पर जो दबाव है जिस तरीके सा का विदेशी मुद्रा का, उसको लेकर ये किया गया है। क्या होगा फायदा? तो होगा ये कि इससे सोना थोड़ा महंगा होगा, लेकिन एक खतरा ये है कि स्मगलिंग बढ़ सकती है। लेकिन फायदा ये भी हो सकता है कि इससे देश का जो व्यापार घाटा है वो कम हो सकता है, लोग सोना खरीदने को लेकर हतोत्साहित हो सकते हैं। तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चिंता है कि जो इससे जुड़े हुए जो करोड़ों लोग हैं उनके रोजगार का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी मामला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है? प्लांट हेल्थ डे। आंसर क्या होगा इसका? 12 मई को मनाया था। और इस बार की थीम क्या है? खाद्य सुरक्षा पोषण के लिए पादप जैव सुरक्षा, प्लांट बायो प्लांट बायो सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये है इस बार की थीम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये दिवस घोषित है। और एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में कहेंगे खाद्य एवं कृषि संगठन, वो जो है ना इस दिवस को आयोजित करता है हर बार, और ये थीम भी उसी के द्वारा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? एक पौधा है ये। आंसर होगा 10 मई को मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2021 में इस दिवस की घोषणा की थी। एक ऑर्गन प्लांट होता है, उसी को लेकर जागरूकता के लिए। ये मोरक्को में ये पाया जाता है ये पौधा। अगला क्वेश्चन है, शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 जो वर्ष 2026 में आयोजित हुआ, उसमें भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो वो है गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि दीपिका, अंकिता और कुम कुम, तो इन्होंने ये जीत हासिल की है। प्रतियोगिता का नाम क्या था? तीरंदाजी विश्व कप यानी आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2, और शंघाई यानी चाइना में आयोजित किया गया था। गोल्ड मेडल भारतीय टीम ने जीत लिया है। तो ये कौन कौन थी? दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहित। तो इन सब ने ये शानदार जीत हासिल की है, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और उपविजेता रही है चीन। ठीक है, उसकी टीम। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और विशेष रिकॉर्ड भी एक तरह से कह सकते हैं कि शंघाई वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का
2021 के बाद ये पहला गोल्ड मेडल था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सैटेलाइट टैग किए गए गंगा सॉफ्ट शेल कछुए उसको किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? असम में है। तो पहली बार ये सैटेलाइट टैग किया गया गंगा सॉफ्ट शेल कछुए, उसको छोड़ा गया। देखिए कई कछुओं को पहले भी छोड़ा गया है सैटेलाइट टैग लगाकर, लेकिन इस कछुए को, गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ जो ना, उसको पहली बार उस पर सैटेलाइट टैग लगाए गए हैं। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। ओके, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। जो जो वन्य जीव हैं, कछुए हैं, इन सब के बारे में भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो कांजीरंगा जो है वो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है और बाघ अभयारण्य भी है वहाँ। ठीक है, तो ये जो कछुआ है ना, ये देख रहे हैं फोटोग्राफ आप, थोड़ा मटमैला सा दिख रहा है। ये लुप्त प्राय प्रजाति दिवस जो था 15 मई को, उसी के दौरान छोड़ा गया। तो इसका जो नाम है ना, ऑफिशियल जो, या कहें जो वैज्ञानिक नाम है, वो है निल्सोनिया गैंजेटिका। क्या नाम है? निल्सोनिया गैंजेटिका। और वैसे इसको गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी पहचान ये है कि सिर पर ऊपर में तीर जैसा वो बना होता है, यहाँ पर तीर जैसा होता है, निशान होता है। और ये प्रमुख जलीय शिकारी है जो कि मतलब मृत या सड़ने वाले जो जीव हैं उनको खाकर, और तो ये नदी तंत्र को बहुत साफ रखने में मदद करता है। और IUCN की रेड लिस्ट में है ये लोग, तो प्राय है। और वन्य जीव अधिनियम 1972 में जो शेड्यूल 1 है, उसके तहत इसको लिस्ट किया हुआ है। मतलब इसको पकड़ना आम लोगों के लिए या इसको मारना जो ना अपराध है। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। अच्छा, इसके नाम में कछुआ क्यों लगा हुआ है? देखिए ये आमतौर पर तो असम के काजीरंगा में ही पाया जाता है, लेकिन इसके नाम में गंगा शब्द जोड़ने के पीछे एक तार्किक, वैज्ञानिक, भौगोलिक कारण भी है। गंगा सॉफ्ट शेल जो कछुआ है, टर्टल है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कछुए की जो प्रजाति का मुख्य और सबसे बड़ा जो प्राकृतिक आवास है वो गंगा हुगली नदी प्रणाली है। भले ही नाम गंगा है, लेकिन एक्चुअल में ये मतलब केवल ये गंगा नदी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अन्य दूसरी नदी प्रणालियों में भी उससे जुड़े हुए, वहां भी ये पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेमौसम आंधी तूफान, भारी बारिश और आकाशीय जो बिजली गिरी है, उसके कारण मई 2026 में किस राज्य में करीब 111 लोगों की मौत हो गई? आंसर क्या होगा इसका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी देखिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका असर कैसे हम लोग झेल रहे हैं। अचानक तूफान आया, मौसम बहुत सही था, मतलब गर्मी थी, लेकिन अचानक तूफान आया रातों रात, और ये स्थिति हो गई कि 111 लोग एक राज्य में वो एक ही वक्त में मारे गए। तो भारी बारिश हुई, बिजली गिरी, मतलब चेतावनी थी मौसम विभाग की, लेकिन इतनी चेतावनी नहीं थी कि इतने मतलब इतना नुकसान हो जाएगा। मतलब फसलों की तो ऐसी तैसी हो गई है, आम के बागान वो बर्बाद से हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के करीब 26 जिले इस तूफान में मुख्य रूप से जो है ना वो प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रमुख जिला है जो बहुत नुकसान हुआ है, बाराबंकी, बहराइच, कानपुर देहात, बस्ती, संभल, हरदोई, उन्नाव, ये सब जो जिले हैं वहाँ पर काफ़ी मौतें हुई हैं। तो भीषण मतलब आंधी तूफान आया। एक वीडियो तो ऐसा आया जिसमें आपने भी शायद देखा होगा कि एक आदमी जो है ना वो आंधी से बचने के लिए वो क्या हुआ, बरेली में है, वहाँ पर टीन, मतलब एक तरह से टीन के छत से जैसा था, वहाँ पर रुका हुआ था, और अचानक आंधी आई और वो उखड़ के उछल के गिर गया। हालांकि वो बच गया, मामूली चोट आई थी उसको। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर भारत में अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर पिछले 13 महीने की अधिकतम रही है। तो ये आंकड़ा क्या है? 3.5% महंगाई दर ये रही है। रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए एग्जामिनेशन में सीधे नहीं पूछा जाता है कि कितनी रही है, लेकिन इससे रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि मुद्रास्फीति मतलब, और एक और खास बात है ना कि 13 महीने का उच्चतम स्तर रहा है। तो मुख्य रूप से क्यों ऐसा महंगाई रही है? जो खाद्य पदार्थों की जो महंगाई बढ़ी है, रेस्तरां में जो कीमतें बढ़ी हैं, जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उसका असर जो तमाम हुआ है उसकी वजह से। सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? तो ये NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल
ऑफिस जारी जारी करता है। हिंदी में कहते हैं उसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हिंदी में कहेंगे इसको सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है। कैसे तय होती है खुदरा महंगाई दर? तो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए होती है। ये सवाल पूछ दिया जाएगा। और इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, ठीक है, बिजली और अन्य बहुत सारी चीज़ों हैं उसको वो गणना की जाती है। करीब 100, मतलब ये करीब टोटल 1407 शहरी बाजार के सामान और 1465 जो ग्रामीण जो इलाकों के सामान है उन सब का डेटा एकत्रित किया जाता है। मतलब कि एक ग्राहक के तौर पर आप जो और हम जो खरीदते हैं कंज्यूमर, उसके तहत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडेक्स के जरिए ये तय किया जाता है। अच्छा, कई बार सवाल पूछा गया है कि आरबीआई के नज़र में जो है ना वो महंगाई दर कितनी रहनी चाहिए, मतलब कितनी निर्धारित महंगाई दर की सीमा है? तो 4% है। हालांकि इसमें 2% घट या बढ़त हो सकती है, यानी 2 से लेकर 6% तक महंगाई दर जो है ना वो आर्थिक विकास के लिए ठीक ही माना जाता है। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अब पूछा ही गया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास क्या क्या टूल है? तो वो है रेपो रेट। ठीक है। रेपो रेट घटा बढ़ाकर महंगाई को घटाना या महंगाई बढ़ाना, ये काम आरबीआई करता है रेपो रेट के जरिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर होगा, अप्रैल 2026 में थोक महंगाई दर कितनी रही है, जो कि पिछले 3.5 वर्षों में उच्चतम रही है। अब आप देखिए यहां पर आंसर क्या होगा, 8.3%। यहां पर आप देख रहे हैं ना कि होलसेल का प्राइस का जो लेवल है वो कितना ज्यादा है, 8.3%। मतलब क्या हुआ कि पिछले साल इसी वक्त में अप्रैल 2025 में जो होलसेल के जो सामान बिकते थे उसका जो एवरेज प्राइस था और अभी के एवरेज प्राइस में अप्रैल 2026 में एक साल में ये बढ़ के हो गया है 8.3%। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो थोक में अभी महंगाई बढ़ी है, तो इसका मतलब होगा कि अगले कुछ वक्त में, महीने भर में, हमें जो खुदरा जो सामान है उसकी महंगाई में बहुत तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और ये क्यों हुआ है? पश्चिम एशिया संकट की वजह से, यानी मिडिल ईस्ट जो क्राइसिस है उसकी वजह से, जो ईरान पर युद्ध किया गया अमेरिका और उसके द्वारा, इसराइल के द्वारा, उसकी वजह से, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ब्लॉक किया गया है उसकी वजह से जो हमें ऑयल वहाँ से नहीं आ पा रहा है, और ऑयल, गैस, और वो महंगे प्राइस में हमें बाहर से खरीदना पड़ रहा है। तो इन सब का असर धीरे धीरे दिखेगा। जैसे पेट्रोल और डीजल पर जो 3 रुपए की रकम बढ़ाई गई है, तो उसका असर क्या होगा? आपके हर सामान की कीमत बढ़ेगी अभी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, खेती में लागत बढ़ जाएगी, तो ये सब चीज़ें अभी होने वाली है। अच्छा, चलिए इसमें बात ये करते हैं कि जो थोक महंगाई दर है ना वो कौन जारी करता है, ये डेटा कौन जारी करता है आखिर? तो ये डेटा जारी करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी डीपीआईआईटी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो रिटेल इन्फ्लेशन है यानी खुदरा महंगाई दर है वो जारी करता है कौन? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और जो थोक महंगाई दर है वो कौन जारी करता है? वो डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये जारी करता है। ठीक है। थोक महंगाई दर मतलब क्या हुआ कि जो सामान आपका जो दुकानदार है, आप दुकानदार से जो खरीदते हैं ना, वो जहां से खरीद के लाता है या उसके ऊपर वाला भी जो जहां से खरीद के लाता है, वो थोक चीजें हुई, उसकी महंगाई कितनी बढ़ी है। अगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग मई 2026 में कहां पर आयोजित की गई है? इसमें से कौन सी जगह पर हुई है आयोजित? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में ये आयोजित की गई थी, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। नई दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडपम में ये आयोजन हुआ है। तो 14 और 15 मई को भारत ने मेजबानी की है भारत मंडपम में। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है ना वो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्होंने की। 2026 में भारत जो है ना वो ब्रिक्स का अध्यक्ष है, और इसके तहत एक बड़ा मंत्री स्तरीय ये मीटिंग हुई है। और इस बार की थीम क्या रही है? बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के लिए निर्माण। तो ये है इस बार की थीम।
तो कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो सब भी यहाँ पर है महत्वपूर्ण, जैसे कि ग्लोबल गवर्नेंस और यूनाइटेड नेशंस में सुधार किया जाए, ये एक तरह से विचार सामने आया है। भारत ने वैश्विक वित्तीय जो प्रणाली है और इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है यानी यूएनएससी, उसमें तत्काल सुधार की वकालत की। डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मतलब ये संवाद बहुत जरूरी है सुधारों के लिए, और पहले पहले ही से ये बहुत देर जो है ना वो हो चुकी है। ग्लोबल साउथ की आवाज को लेकर बातचीत हुई। बैठक में जो विकासशील देश हैं, इस जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, तो उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो खाद्य फूड और ऊर्जा की जो सुरक्षा होनी चाहिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। और खास बात है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक खास सहमति बनी है। सभी देशों के जो मतलब सभी सदस्य जो देश थे ब्रिक्स के, उन सब ने 1967 की जो सीमा के आधार पर ये है कि फिलिस्तीन राज्य का निर्माण होना चाहिए। दरअसल क्या है ना, इजराइल है और इजराइल लगातार अपना विस्तार करता जा रहा है, ठीक है। और इजराइल का तो अब वेस्ट बैंक पर भी एक तरह से वहाँ सेना रहती है, और गजा पर तो अभी हो ही गया है। तो इसलिए है कि दो राष्ट्र होने चाहिए, मतलब एक इजराइल तो है और फिलिस्तीन की भी उसकी अपनी राष्ट्र के तौर पर मान्यता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र को भी ये मान्यता देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ब्रिक्स 20 पर विशेष सत्र भी किया गया, मीटिंग भी की गई कि जो मतलब कि इस संगठन के जो 20 साल का सफर है उसके दिशा में भविष्य कैसा हो, इन सब को लेकर, ठीक है। तो ब्रिक्स के मेंबर्स ये सब सारे के सारे हैं। अच्छा, कूटनीतिक मतभेद भी यहाँ पर सामने आया। किस बात को लेकर? संयुक्त जो घोषणा पत्र है उसको लेकर, ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर वो जारी नहीं हो सका। आमतौर पर होता है कि बड़ी बैठकों के बाद सभी देशों की सहमति को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ क्योंकि सदस्य देश ही आपस में भिड़े हुए थे, क्योंकि वो सब ईरान और अमेरिका, इसराइल, ये सब युद्ध में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रेड सी को लेकर विवाद हो गया था, ईरान बनाम यूएई हो गया था, ठीक है। गजा पट्टी पर नियंत्रण को लेकर जब ये बात हुई कि इसराइल को लेकर जो निंदा की बात की जाए, तो उसको लेकर यूएई बीच में आ गया, तो कोई भी सहमति ठीक से नहीं बन पाई। तो इसी वजह से क्या हुआ, चेयर्स स्टेटमेंट एंड आउटकम डॉक्यूमेंट जारी किया गया। मतलब कि भारत अध्यक्ष है तो भारत ने बस एक स्टेटमेंट जो है ना वो जारी किया गया, जो कि महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो ब्रिक्स ब्रिक्स के जो मेंबर्स है कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया। हालांकि सऊदी अरब को 2024 में सदस्यता दी गई थी, लेकिन उसने औपचारिक रूप से वो शामिल नहीं हुआ है। लेकिन जो वेबसाइट है ना ब्रिक्स की, उसमें भारत की ओर से जारी किया गया, उसमें उसका भी नाम है, ठीक है, सऊदी अरेबिया का भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं तो इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ब्रिक्स विदेश मंत्री मीटिंग के दौरान या उसके बाद ईरानी विदेश मंत्री ने चाबहार बंदरगाह को सुनहरा प्रवेश द्वार बताया और उम्मीद जताई कि भारत इसका विकास जारी रखेगा। तो ये किस समुद्र के किनारे स्थित है? आंसर क्या होगा इसका? इस तरह के सवाल मैपिंग से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है ओमान की खाड़ी पर ये जो है ना वो है, ठीक है, चाबहार बंदरगाह। तो ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और भारतीय जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और वहाँ के जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अराक्ची, अब्बास अराक्ची, तो उनके बीच में ये मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और इसी के दौरान चाबहार को लेकर ईरान के जो विदेश मंत्री उन्होंने ये बातें कही कि गोल्डन गेटवे है ये आपके लिए, और हम दोनों देशों के बीच में ये सहयोग का एक प्रतीक भी है, ठीक है। तो और ये भी कहा कि मतलब ईरान जो है ना वो चाहता है कि भारत फिर से कच्चा तेल प्राप्त करे ईरान से, जो कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अभी रुक गया है, भारत वहां से नहीं ले रहा था, ठीक है। हालांकि बीच में प्रतिबंध 1 महीने के लिए हटाया था अमेरिका ने, तो कुछ ऑयल आया था, गैस आया था, लेकिन अब फिर से चूंकि प्रतिबंध है तो इसलिए भारत नहीं ले रहा है, तो वो भी बात कही गई। तो अराक्ची ने ये साफ तौर पे कहा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान और ओमान का क्षेत्रीय जल क्षेत्र है, ठीक है। तो ये वहाँ से कुछ जहाज जो ना वो जाने की परमिशन भी दी गई है,
और कई सारे जहाज गए हैं। 11 भारतीय जहाज सुरक्षित निकल चुके हैं, 13 अभी भी फंसे हुए हैं। ये सारी बातें कही हैं। चाबहार बंदरगाह जो ना वो इस लोकेशन पर स्थित है, यहाँ पर ये स्थित है। और ये गोल्डन गेटवे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो इस तरफ है ना, ये सेंट्रल एशिया है, यानी मध्य एशिया, वहाँ तक जाने का हमारे लिए शानदार एक रूट है। आमतौर पर क्या है ना, इधर से जा सकते हैं, यहाँ यहाँ अफगानिस्तान में पहुँचना है, इधर उज्बेकिस्तान पहुँचना है, उधर रशिया पहुँचना है, तो हम पाकिस्तान को बाईपास करके यहाँ से पहुँच सकते हैं। चूंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए हमने चाबहार पोर्ट को एक तरह से छोड़ दिया है। लेकिन उम्मीद ये है कि अगर युद्ध कुछ वक्त में खत्म होता है, समझौता होता है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो फिर से चाबहार जो है ना वो भारत कंट्रोल कर सकता है। उम्मीद बनी हुई है ईरान की ओर से भी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आंसर क्या होगा इसका? 11 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। यह है इस बार की थीम। क्यों मनाया जाता है 11 मई को? क्योंकि 11 मई 1998 को 1998 को पोखरन जो राजस्थान में है वहां पर परमाणु बमों की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, ऑपरेशन शक्ति के तहत। ठीक है, तो इसी की याद में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 12 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जान बचाती हैं। ये है इंपॉर्टेंट बात। और क्यों मनाया जाता है ये दिन? क्योंकि जो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक मानी जाती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनकी जयंती है। उनको लेडी विद द लैम्प इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और संडे को वीकली करंट अफेयर्स आने वाला है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। ओके, और फिर रेगुलर अब आपको मिलने लगा है करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।